नमस्कार मित्रों, इलविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा दिसंबर में होगी और यूपी पीसीएस के द्वारा ही कंडक्ट कराई जाने वाली रिव्यू अफसर और असिस्टेंट रिव्यू अफसर, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की भी परीक्षा दिसंबर के अंतिम सप्ताह में होने की है और तिथि निश्चित हो गई है। तिथि निश्चित करने के बाद आयोग के नोटिफिकेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया है जिससे यह परीक्षा अधर में उलझी हुई प्रतीत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि अगर कोई भी नोटिफिकेशन परीक्षा के लिए निकल गया हो तो उसके बीच में संशोधन करना, बदलाव करना खेल के बीच में बदले गए नियमों जैसा है। तो इस पूरे प्रकरण को जानेंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा है, प्री की परीक्षा है, वह होगी या नहीं होगी, या होने के पीछे क्या अड़चने हैं या क्या संभावनाएं ऐसी जताई जा रही है, इन पर हम बात करेंगे। पूरा जो हमारा सेशन होगा इसी पर आधारित होगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और आगामी उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो परीक्षा होने वाली है प्री की, उस पर निर्णय होगा। वीडियो सेशन को प्रारंभ करेंगे, लेकिन वीडियो सेशन को प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे इलविन क्लासेस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। आइए वीडियो के टाइटल के तरफ वापस आते हैं और पूरे वीडियो में इस महत्वपूर्ण बिंदु को समझने का भरपूर प्रयास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यूपी पीसीएस परीक्षा के बदलाव पर क्या असर होगा। हम जानते हैं कि यूपी पीसीएस परीक्षा में जब शुरू में नोटिफिकेशन आया था तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कही गई थी, ना ही यह कहा गया था कि यह परीक्षा 2 दिनों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस की परीक्षा में पहली बार, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ही परीक्षा 2 दिनों में आयोजित करवाई जाएगी। तो 2 दिन में आयोजित करवाई जाएगी तो पेपरों की संख्या, प्रश्न पत्रों की संख्या तो अलग हो जाएगी, और अलग हो जाएगी तो क्या होगा कि एक ही परीक्षा के लिए जो परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं उनका चयन कैसे होगा, यह भी एक दुरूह कार्य हो जाएगा। तो इसके लिए सरकार के द्वारा, आयोग के द्वारा एक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है। यह नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। आयोग का नोटिफिकेशन आया, उसके तुरंत बाद ही सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला आ गया है जो इस परीक्षा को कहीं ना कहीं से बाधित करते हुए नजर आ रहा है। आइए इस पूरे विषय को जानते हैं। यूपी पीसीएस परीक्षा के बदलाव का क्या असर होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर यूपी पीसीएस के परीक्षा का क्या बदलाव होगा, इस पर हम बात करने वाले हैं। चर्चा के पक्ष में हम बात करेंगे कि खबर क्या है, अचानक ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गई कि इस पर बहस होने लगी। मुख्य निष्कर्ष पर बात करेंगे, नियुक्ति के अधिकार पर बात करेंगे और मामले की पृष्ठभूमि को जानते हुए आगे की राह क्या होगी इस पर हम बात कर लेंगे। आइए खबर को जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद भर्ती के लिए पात्रता मापदंड को बीच में नहीं बदला जा सकता है। भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भर्ती प्रक्रिया के नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और यह जब तक कि नियम स्पष्ट रूप से ऐसे परिवर्तन की अनुमति न दे। आइए इस पर और आगे जानते हैं कि जो पीठ की संरचना हुई थी उसमें फैसला मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हृकेश राय, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की संवैधानिक पीठ ने दिया है। 5 इसमें जज रहे हैं, जिसमें हमारे मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, हृकेश राय, उसके बाद नरसिम्हा, पंकज मित्तल और मनोज मिश्रा, ये लोग रहे हैं। यह संवैधानिक पीठ कही जाएगी क्योंकि जिस बेंच में 5 या 5 से अधिक जज बैठते हैं और उस मामले पर सुनवाई होती है उसको हम संवैधानिक पीठ कहते हैं। तो यह संवैधानिक पीठ का फैसला कहा जाएगा, वो भी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला कहा जाएगा। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री की परीक्षा जो मार्च में आयोजित होने वाली थी, सरकार की इस पर नाकामी कह सकते हैं, आयोग की भी नाकामी कह सकते हैं कि 23 करोड़ 24 करोड़ आबादी वाले इस पूरे प्रदेश में, जहां पे 7 से 8 लाख बच्चे प्रतिभागी हैं किसी परीक्षा को आयोजित देने के लिए, उस परीक्षा को एक दिन में यह सरकार नहीं करवा पा रही है, आयोग नहीं करवा पा रहा है। आयोग की इस परीक्षा को संपादित कराने के पीछे मंशा यही रही है बार बार कि यह परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो, इसमें कोई लेकिन न हो। लेकिन क्या कहा जाए, सरकार और आयोग दोनों की सहमति से नियमों में बारंबार बदलाव किए जा रहे हैं जो परीक्षार्थियों के हित में नहीं है। परीक्षार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसका निर्णय आने वाला समय ही करेगा, बशर्ते उस विषय पर हम लोग नहीं जाएंगे।
परीक्षार्थियों का दिन पर दिन इस पर आंदोलन हो रहा है। उस आंदोलन को तो आप तमाम चैनलों पर देख ही रहे होंगे। हमारा आज का जो विषय है यह संवैधानिक पीठ के, सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ, जिसमें हमारे मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब की बेंच भी शामिल थी, उसने इस फैसले को दिया है। इसलिए यह फैसला और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। निष्कर्ष पर बात करते हैं। भर्ती का प्रारंभ। भर्ती का प्रारंभ कब माना जाता है कि भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन जारी होने के साथ ही शुरू हो जाता है। इसमें तब तक परिवर्तन नहीं किया जा सकता जब तक कि संबंधित नियमों या विज्ञापन द्वारा अनुमति न दी जाए। भर्ती का नियम कब प्रारंभ हो जाता है? भर्ती का प्रारंभ कब से माना जाता है? जब भर्ती की प्रक्रिया का विज्ञापन निकल जाता है और इसमें जब तक कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है जब तक विज्ञापन अनुमति न दी जाए। पात्रता में परिवर्तन के विषय पर क्या निर्णय है कि यदि किसी परिवर्तन की अनुमति दी जाती है तो उसे संविधान के अनुच्छेद 14 जो समानता सुनिश्चित करता है का अनुपालन करना होगा और मनमाना नहीं होना चाहिए। अगर भर्ती की प्रक्रिया में संशोधन करना है तो संविधान का अनुच्छेद 14 जो मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए और यह बदलाव मनमाने तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। वैधानिक नियम बाध्यकारी। भर्ती निकायों को प्रक्रिया और पात्रता दोनों को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियमों का पालन करना चाहिए। जहां कोई नियम मौजूद नहीं है वहां प्रशासनिक निर्देश अंतराल को भर सकते हैं। जहां कोई नियम कानून नहीं है वहां प्रशासन के द्वारा जो निर्देश आते हैं वह इनकी वैधानिकता को पूर्ण कर सकते हैं। यह कोर्ट का निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का। पारदर्शिता और तर्कसंगतता के पीछे बात हो रही है कि प्रक्रिया में कोई भी परिवर्तन पारदर्शी, गैर मनमाना और तर्कसंगत होना चाहिए। प्रक्रिया में अगर कोई भी बदलाव हो रहा है तो उसमें पारदर्शिता और तर्कसंगतता होनी चाहिए। अपने मनमाने व्यवहार के लिए, अपने मनमाने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए या किसी भी तरह से अपने लिए कोई काम नहीं होना चाहिए। इसमें एक पारदर्शिता हो और जो तर्कसंगतता के साथ जुड़ी हुई हो। अधिकार पर बात करते हैं कि नियुक्ति में कोई अपरिवर्तनीय अधिकार नहीं है। चयनित सूची में शामिल होने से नियुक्ति की गारंटी नहीं मिलती है। यह भी कहा गया है कि अगर आप जो सूची तैयार होती है, मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है तो उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नौकरी मिल जाएगी। वही कह रहा है कि चयनित सूची में शामिल होने से नियुक्ति की गारंटी नहीं दी जा सकती है। लेकिन यह भी कहा गया है कि अगर रिक्तियां है तो राज्य या उसकी एजेंसियां मनमाने ढंग से चयनित सूची में शामिल लोगों को नियुक्तियां देने से इनकार भी नहीं कर सकता है। अगर मान लीजिए कि ये चयन सूची है, 10 लोग चयनित हो गए, उन चयन सूची में अपना नाम ला दिए और जो रिक्तियां हैं वह 10 है, तो सरकार ऐसा नहीं है कि इसमें 10 लोगों को नियुक्ति नहीं देगा। सरकार नियुक्ति देगी और सरकार ऐसी नियुक्ति देने से इनकार नहीं कर सकती है। आइए मामले की पृष्ठभूमि को जानते हैं कि संविधान पीठ तेज प्रताप पाठक और अन्य बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय और अन्य 2003 मामले में 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पूर्व के मंजूश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य निर्णय पर संदेह जताए जाने के बाद इस मुद्दे को संविधान पीठ को भेज दिया गया था, जिसमें भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता मानदंडों में बदलाव पर रोक लगाई गई थी। पात्रता संबंधी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद पात्रता संबंधी जो नियम है उसमें जो बदलाव हुए उस बदलाव पर रोक लगाने के लिए यह मामला था, रोक लगाया गया था और यह संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया गया। पहले का मामला क्या था? जो के मंजूश्री मामले में क्या था कि साक्षात्कार के अंकों के लिए कट ऑफ की शुरुआत, के मंजूश्री मामले में साक्षात्कार के लिए अंकों की कट ऑफ की शुरुआत की गई, जिसका उल्लेख अधिसूचना में नहीं किया गया था। साक्षात्कार में अंकों का कट ऑफ दे दिया गया कि इतने कट ऑफ होंगे और उस कट ऑफ का उल्लेख उस विज्ञापन में, उस विज्ञापन की अधिसूचना में किया ही नहीं गया था, को अमान्य माना गया। न्यायालय ने माना कि प्रक्रिया के बीच में पात्रता बदलाव खेल शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव करने के समान है। ऐसा नहीं है कि जब आप बताइए इंटरव्यू के समय कट ऑफ दे दिया गया कि इस कट ऑफ मतलब समझते हैं कि एक निश्चित मार्क्स, जितना पूरा मार्क होता है परीक्षा में, परीक्षा का उसमें एक निश्चित तय कर दिया गया। जैसे टेट की परीक्षा में 90 अंक होते हैं, वह एक कट ऑफ होता है कि 90 अंक पाएंगे तो जनरल का परीक्षार्थी उसमें पास माना जाएगा, उत्तीर्ण माना जाएगा। तो यही आप सपोज करिए कि यह जो मामला था उसमें अधिसूचना जो थी, विज्ञापन था, उसमें कट ऑफ की कोई बात नहीं की गई थी, लेकिन जब साक्षात्कार हुआ तो उसके बाद कट ऑफ दे दिया गया था। इसी मामले में
यह निर्णय सुनाया गया कि इस प्रकार के नियमों को अगर बीच में भर्ती प्रक्रिया के बीच में जारी किया जाता है तो यह बीच खेल में नियमों को बनाने जैसा है, नए नियम बनाने जैसा है। क्या है इसका आशय है गैर मनमानी प्रक्रिया। निर्णय में भर्ती प्रक्रियाओं के निष्पक्ष, सुसंगत और गैर मनमाने होने की आवश्यकता पर बल दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में परिवर्तन से उम्मीदवारों के प्रति कोई पूर्वाग्रह न हो। राज्य का विवेक, मतलब राज्य अपने विवेक से काम लेगा। यद्यपि राज्य रिक्तियों को न भरने का विकल्प चुन सकता है, किंतु यदि चयन सूची में अभ्यर्थी है तो मनमाने ढंग से ऐसा नहीं कर सकता है। राज्य भर्तियों में लोगों को चयन नहीं कर सकता है, कर सकता है, यह राज्य के विवेक के ऊपर है। लेकिन अगर उतनी सीटें हैं और लोग उतने चयनित हो गए हैं तो राज्य को ऐसा नहीं है कि राज्य उस भर्ती को नहीं करेगा। अब पीसीएस 2024 प्री की परीक्षा के संदर्भ में अगर हम इसको देखें तो यह फैसला पीसीएस की जो प्री वाली परीक्षा 7-8 दिसंबर को आयोजित होने वाली है उसके लिए कहीं न कहीं से रोक लगाता हुआ दिख रहा है। इस पर आंदोलन हो रहे हैं, छात्रों का अपना अपना कहना है। कई छात्र संगठन इस पर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा करने से क्या होगा कि जो पुराने छात्र हैं उनमें और जो नए छात्र हैं वह दोनों कहीं ना कहीं से इससे प्रभावित होंगे। पुराने और नए छात्रों से हमारा आशय है कि आप इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ जो तैयारी करने वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, हब हैं, जहां पर जिसको लोग पीसीएस आईएएस की नर्सरी कहते हैं, वहां लोग बरसों खपा देते हैं। और इस प्रकार का अगर बदलाव हो जाता है, नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाता है, तो उन लोगों के जीवन पर इसका क्या असर होगा। सरकार को आयोग के साथ बैठकर इस विषय पर पुनः चर्चा करके इस पर एक अच्छा विकल्प निकालने की जरूरत होगी। वह ऐसा विकल्प हो जो परीक्षार्थी हित में हो, छात्र हित में हो, राष्ट्र हित में हो, राज्य हित में हो, आयोग के प्रति जिससे लोगों के बीच निष्ठा बनी रह सके और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ के का जो निर्णय है उसके भी सम्मान में हो। आगे क्या होगा यह भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आप तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस के साथ हम प्रतिदिन उपस्थित होते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल इल्मीन क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।